Well, students, today we will discuss about the skill of questioning. Skill of प्रश्न क्वेश्चन जिसको हम कहते हैं, इस पे आज हम बात करेंगे। कितनी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चनिंग स्किल जो है। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द टीचर्स बिकॉज एनी टीचर of any subject should know about the grammar. As far as the framing of the question is concerned, we have general guidelines. The guidelines are: number one is a teacher should not ask questions which has the answer yes or no. Right? Yes or no. We have also done it, you know. Yes or no means, do you live at Basoli? Do you live at Kathua, or do you live at anywhere else? Right? So, what is the answer? Yes or no. So, this type of answers, this type of framing questions should be avoided. Secondly, yes or no questions avoided. Secondly, a teacher should avoid the leading questions. Leading questions. You know, leading questions. लीडिंग मतलब कि पहले हम क्या पहले उसके बारे में बता भी रहे हैं और फिर क्या कर रहे हैं, फिर क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं. Right? That plants have a, well students, tell me that plants have a cell wall, isn't it? Right? बता भी रहे हैं और क्या कर रहे हैं और क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं. What is the fun? Same is the case that Gandhiji was born in 1869, isn't it? What is the fun of asking the question? There is no fun at all. तो यहाँ पे क्या है, ये जो leading questions जो हैं, these should be avoided. Then double-barreled questions. Double-barreled, you know what are double-barreled questions? दो मीनिंग वाले क्वेश्चंस जो हैं, वो भी हमें क्या करना है, दो मीनिंग वाले क्वेश्चन भी हमें क्या करने हैं, इग्नोर करने हैं. समझ रहे हैं आपने का? इग्नोर का मतलब कि हमें उनको नहीं पूछना है. जैसे दो मुंह वाले प्रश्न कौन से? दो मुंह वाले प्रश्न आ गए कि जिनका क्या दो डबल मीनिंग हो. फॉर एग्जांपल, we just confirm from the students that what are the functions of the cell wall. But in spite of asking what is the function of cell wall, we generally ask whatever cell wall. डबल मीनिंग मतलब हमारे माइंड में जब क्या वो करें, दो तरह के आंसर्स हमारे जब दिमाग में आने लगे, इट मींस दैट द क्वेश्चन इज नॉट अप टू द मार्क. यही है ना डबल. देन अवॉइड एम्बिगुअस क्वेश्चंस. एम्बिगुअस क्या, बिना मतलब के मींस विच इज नॉट रेलेवेंट टू द टॉपिक. समझ रहे हैं? जिसका के टॉपिक के साथ कंसर्न ही कोई नहीं है. ये मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं कि हमने बच्चे को बताया रूट सिस्टम और शूट सिस्टम. समझ रहे हैं? लेकिन हम बात कर रहे हैं क्या, फ्रूट्स की. हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं द डाइजेस्टिव सिस्टम, बट आई एम आस्किंग द क्वेश्चन अबाउट द रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो कहते हैं कि ये क्या है, ये है एम्बिगुअस क्वेश्चन. एम्बिगुअस मतलब जिनका के कोई मतलब नहीं है टॉपिक के साथ, जो कि बिल्कुल ही टॉपिक से मिलते जुलते नहीं है, और टीचर एक क्वेश्चन करता है स्टूडेंट्स को. तो कहता है कि इसके लिए क्या होना चाहिए, टीचर के पास प्लानिंग होनी चाहिए. क्वेश्चनिंग ऐसे फ्रेम नहीं होती. और आप लोग भी जब आप टीचर्स बनोगे तो टीचर्स के दौरान सबसे ज्यादा कंसर्न होता है इससे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि मैथ टीचर को या साइंस टीचर को साइंस मैथ ही पढ़ाना है, इंग्लिश भी दी जा सकती है, या अगर वो साइंस भी पढ़ाता है तो वहां भी क्वेश्चन फ्रेमिंग होती है ना. तो वहां पे क्या है, ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है. Then
the questions, the order of questions, हमने इसको जनरली कैटेगराइज किया है जो क्लासरूम क्वेश्चंस जो हैं 3 तरह से. दिस इज योर रेपिटेशन, यू नो कि आप लोगों को ये क्या चल रहा है, थोड़ा सा हम रिपीट करके आपको बता रहे हैं ताकि इसके बारे में आपको और नॉलेज हो जाए. क्लासरूम क्वेश्चंस जो हैं, जनरली क्वेश्चन अराइजेस दैट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्लासरूम क्वेश्चंस. Classroom questions. Yes. We have 3 types of classroom questions. Lower order questions, middle order questions and higher order questions. Lower order. Lower order का क्या मतलब हुआ कि जिससे हमें दिमाग का थोड़ा सा निचला स्तर जो है यूज करना है, ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना है. निचला स्तर क्या? निचला स्तर मीन्स जनरली यहाँ पे मैं आपको कहा था लोअर ऑर्डर क्वेश्चंस में, लोअर ऑर्डर में के रिकॉल और रिकग्निशन होती है. क्या होती है? रिकॉल क्या? याद करना. रिकग्नाइज का मतलब हुआ कि हमें उसको ढूंढना, पहचानना. रिकॉल मीन्स हमें थोड़ा सा आपने पढ़ा है व्हाट इज मोशन. मैं आपको पूछता हूँ एक डेफिनेशन, व्हाट इज मोशन, तो वो क्या है, वो थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, रिकॉल करना पड़ेगा. मैं आपको ये पूछूंगा कि विच इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, वो दैट इज रिकग्निशन. वो क्या है? रिकग्निशन. आपको रिकॉग्नाइज करना है तो एकदम से क्या आ जाता है, उसका आंसर आ जाता है कि दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया. ये है रिकॉल और रिकग्निशन. फिर बात आती है दूसरे स्तर के जो है, दूसरा जो इसकी टाइप है दैट इज मिडिल ऑर्डर क्वेश्चंस. मिडिल ऑर्डर क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं तो मिडिल ऑर्डर क्वेश्चन में क्या आता है, इसमें हम जनरली 3 चीजें लेते हैं. कितनी चीजें? 3. नंबर 1 इज ट्रांसलेशन, नंबर 2 इज इंटरप्रिटेशन एंड नंबर 3 इज एप्लीकेशन. ट्रांसलेशन क्या कि हम किस माध्यम में पूछ रहे हैं, क्या वो हिंदी है, ठीक है ना, उसको हमें जो है उसको ट्रांसलेट करना है. उसमें मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन और मोड ऑफ एक्सप्रेशन 2 तरह के एक्सप्रेशन आते हैं. ट्रांसलेशन में कितने एक्सप्रेशन आते हैं? मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन एंड मोड ऑफ एक्सप्रेशन. कि मीडियम मतलब कि किस मीडियम से हम पूछ रहे हैं, मोड मतलब कैसा क्वेश्चन है, ठीक है. उसको दूसरा आ गया इंटरप्रिटेशन. इंटरप्रेट क्या होता है? What is the difference between definition and interpretation? Definition, you know, definition क्या होता है? We generally define the task which is already framed, means that deductive. हम क्या करते हैं? हम जो भी चीजें पढ़ते हैं वो क्या है? That is deductive approach. हमें formulas बना के दिए गए हैं. We generally क्या? We generally grab the formulas, we generally understand the formulas and we generally work on the formulas. यही होता है. तो यहाँ पे क्या इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है कि मिडिल ऑर्डर में हम जनरली क्या करते हैं? कंपेयर भी करते हैं. कंपैरिजन आता है, एसोसिएशन आता है. एसोसिएशन मीन हाउ डू एनिमल्स एंड प्लांट्स आर सिमिलर टू ईच अदर. कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जिनकी वजह से कि वो क्या है, एक दूसरे में उनकी सिमिलैरिटीज हैं, है ना. कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज इनमें जरूर है. क्या सिमिलैरिटीज हैं? देखिए सिमिलैरिटीज क्या है अगर मैं बताऊं तो सबसे पहला ये कि बोथ आर लिविंग, इजंट इट, दोनों लिविंग है, दोनों में ग्रोथ होती है, दोनों में जो है जो फूड जो है, दोनों में जो किसकी जरूरत होती है, रॉ मटेरियल की, मेरे फूड की. एंड जब बात आती है डिफरेंसेस की तो यहाँ पे हम थोड़ा सा डिफर करते हैं. डिफर किस बात में कि हाउ डू द प्लांट्स एंड एनिमल्स डिफर फ्रॉम ईच अदर. They differ from each other that plants prepare their own foods by themselves with the help of photosynthesis, the process with the help of photosynthesis, and the animals depend on the plants for their food. यही है. मतलब कोई भी यहाँ पे सवाल क्या है कि ऐसे प्रश्न इंटरप्रेट करने हैं. इंटरप्रेट मीन जब आपने किसी चीज को बताया तो उसका डिफरेंस भी आपको जो है बच्चों को बताना होगा और बता करके डिफरेंस भी बताना है और सिमिलरिटीज भी बतानी है और वो क्वेश्चनिंग भी होनी चाहिए.
राइट, समझ आ रहा है कुछ? देन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब क्या है कि जो भी चीजें आदमी सीखता है वो उसको अप्लाई करता है इन देयर फ्यूचर लिविंग, फ्यूचर लाइफ में अप्लाई करता है। फ्यूचर लाइफ में अप्लाई का क्या मतलब हुआ? आगे आने वाली लाइफ में उसका इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल कि आफ्टर डूइंग बीएड आप लोग टीचर बनते हैं, तो ये जो बातें क्या मतलब ये जितनी भी बातें हैं, जितने भी आपने जो डेफिनेशन पढ़ी हैं, जो भी आपने साइंस की नॉलेज ली है, वो आपके काम आएगी, क्योंकि वो क्या होगी, आपकी नॉलेज जो है दैट विल बी ट्रांसफर टू योर स्टूडेंट्स एज वेल। होगी कि नहीं होगी? जैसे हमने जो कुछ भी पढ़ा वो हम ट्रांसफर करें आप तक, हमने भी किसी से पढ़ा, तो ये सारी चीजें जो हैं वो हम अपनी डे टू डे लाइफ में भी क्या करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। देन तीसरा आ गया हायर ऑर्डर क्वेश्चन। तीसरा क्या है? हायर ऑर्डर क्वेश्चन। हायर ऑर्डर क्वेश्चन का क्या मतलब हुआ कि जिसका स्तर इतना ऊंचा होता है कि बहुत ज्यादा उस पर क्या करने की जरूरत है, उसको लर्न करने की जरूरत है। विदाउट लर्निंग हम उसको बता नहीं सकते। समझ गए मेरी बात? तो विदाउट लर्निंग का क्या मतलब हुआ? विदाउट लर्निंग का मतलब ये हुआ कि उसके लिए हमें क्या प्रोसेस का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, कैसे प्रोसेस होती है, राइट? तो यहाँ पे क्या हायर ऑर्डर क्वेश्चन को भी हमने 3 तरह से जो है वो डिवाइड किया है। आप जानते हैं सारे, या आप लोगों को मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं। तो 3 तरह से हमने डिवाइड क्या किया है। नंबर 1 इज एनालिसिस, नंबर 2 इज सिंथेसिस एंड नंबर 3 इज इवैल्यूएशन। एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। एनालाइज करना, एनालाइज का क्या मतलब है? एनालिसिस में आपको बताया था, हिंदी में इसका क्या मतलब है? कैसे, क्या बोलोगे आप इसको? आंकलन जिसको हम कहते हैं, आंकलन लगाना। आंकलन क्या? ये लगाना कि इंडक्टिव रीजनिंग भी उसमें होनी चाहिए और डिडक्टिव भी होनी चाहिए। जैसे एक टीचर जैसे ही टीचिंग करता है, क्लास छोड़ने जाता है, उसको अपना सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए कि कौन सी बातें जो हैं उसमें जो प्लानिंग के अनुसार नहीं की हैं और किन किन बातों को उसको जो है इंप्रूवमेंट लाने की जरूरत है। यही है, ये आंकलन आ गया। अब यहाँ पे एनालिसिस मींस इंडक्टिव रीजनिंग भी होनी चाहिए और डिडक्टिव भी होनी चाहिए। इंडक्टिव रीजनिंग का क्या मतलब है? इन विच वी मेक द फॉर्मूलाज by doing the number of things, by doing the number of things. It is like a research. Research आप जानते हैं, to search again and again is called research. तो यहाँ पे क्या है, इंडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, बहुत तरह से हम किसी एक ही चीज को क्या करते हैं, पता लगाते हैं। सिर्फ फॉर एग्जाम्पल कि हमें देखना है एक ग्लास जब बनाया गया तो सबसे पहले क्या आपको पता है कि एप्पल देखा था, एप्पल नीचे गिरा तो किसने देखा था? ये न्यूटन। न्यूटन ने फिर ये सोचा, देखो सबका जो है क्रिटिकल एटीट्यूड नहीं होता है, और साइंस स्टूडेंट्स जो है पर्टिकुलरली वो क्या होना चाहिए, उनका एटीट्यूड क्रिटिकल होना चाहिए। दे शुड नॉट बिकम द यस मैन। ये नहीं है कि आपको कहा कि रात है तो रात, नो, उनका क्या रीजनिंग पावर में होनी चाहिए। तो उसने न्यूटन ने जब देखा कि एप्पल जो है वो नीचे गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं गिरा सबसे पहले, तो फिर इस पे उसने बहुत काम किया। इसने बाद में क्या, पत्थर उठाया, पत्थर ऊपर फेंका, चाक उठाया, चाक ऊपर फेंक दिया, राइट? जितनी भी चीजें थी वो सारी ऊपर फेंक दी और सारे क्या हुआ, वो नीचे आया। तो एक लॉ बना, एक प्रिंसिपल बना, राइट? एक हम कहते हैं कि तथ्य बना। तथ्य क्या बना? यूनिवर्सल लॉ बन गया कि अर्थ हैज ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण जिसको हम कहते हैं कि वो अर्थ में है, इसलिए सारी चीजें क्या होती हैं उसकी तरफ आती हैं। इन द सेम मैनर के पहले क्या सारी बातें की, उसके बाद एक लॉ बन गया कि ग्रेविटेशन फोर्स। उसी तरह से फॉर एग्जाम्पल के एप्पल्स हमारे पास होते हैं, एप्पल्स हैं, सेब जिसको हम कहते हैं, एक टोकरी में रखे हैं। जनरली हम बाजार में जाते हैं, ग्रीन एप्पल वहां से उठाते हैं, ठीक है, टेस्ट करते हैं, हम देखते हैं ये खटा है। एक और ग्रीन एप्पल लेते हैं, वो भी टेस्ट करते हैं, वो भी खटा निकलता है, आ जाते हैं घर पे। फिर दूसरे दिन कहीं और चले जाते हैं, वहां भी एक ग्रीन एप्पल लेते हैं, वो भी क्या निकलता है, सॉर निकलता है। तो वहां भी एक हमने क्या किया
क्या कंक्लूड किया? कंक्लूड ये किया कि ग्रीन एप्पल्स आर सॉर इन टेस्ट। लॉ बन गया ये। फिर उसी ढंग से दूसरे दिन फिर गए, फिर हमने वहां से स्वीट एप्पल, सॉरी वो जो रेड एप्पल उठाया, एक उठाया, दो उठाए, तो वो हमने देखा कि दे आर स्वीट इन टेस्ट। तो वो भी एक लॉ बन गया कि रेड एप्पल्स आर स्वीट इन टेस्ट। समझ गया मेरी बात? तो कहता है कि लॉ ऐसे बनते हैं। बच्चा छोटा है, उसको हम ये कहते हैं कि बेटा सन राइजेस इन द ईस्ट। कहां से निकलता है? ईस्ट से निकलता है। या लेकिन ये तो आ गया क्या? डिडक्टिव अप्रोच, निगमन, कि पहले हमने उसको बता दिया। आगमन का मतलब ये है कि बच्चे को सिंपली हमने ये कहना है कि बेटा कल आप छत पे जाना सुबह सुबह इतने बजे, और देखता है कि सन कहां से निकलता है। बच्चे को पता नहीं है, चारों ओर देखता है तो क्या देखता है कि सन जो है कहां से निकलता है? इस दिशा से निकलता है, मीन्स पूर्व दिशा से निकलता है, राइट। दूसरे दिन जब क्लास में आता है तो टीचर को पूछता है बच्चे को, तो वो कहता है कि टीचर इस दिशा से निकला। उसको पता नहीं है दिशा कौन सी है, ठीक है। तो वो टीचर ने उसको कहा कि ये दिशा जो है ईस्ट होती है। बेटा आज भी आपने, कल भी आप सुबह जल्दी उठेंगे और कल आप देखना कि किस दिशा से निकलता है। बच्चा फिर क्यूरियस होता है, दोबारा जाता है, वो सोचता है कि शायद आज जो है वो पश्चिम दिशा में सूर्य निकलेगा, उस मुंह करके खड़ा हो जाता है, लेकिन सूर्य जो है कहां से निकलता है? यहीं से निकलता है। तो ये चीज 5-7 बार रिपीट करता है, तो ये क्या बन जाता है? एक यूनिवर्सल लॉ बन जाता है कि सन ऑलवेज राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। ये लॉ बन गया। तो ये जो 3-4 दिन वो जाता रहा, वो क्या है? दैट इज इंडक्टिव अप्रोच। उसको पता नहीं है। जब तक हमें किसी चीज का पता नहीं है, दैट अप्रोच इज कॉल्ड इंडक्टिव अप्रोच। और जब हमें पता चल जाता है एंड वी सिंपली वेरीफाई द थिंग, उसको हम क्या कहते हैं? डिडक्शन। So, in other words, when the formulas are formed, that approach is called inductive approach, and when we work on the formulas, that approach is called as deductive approach. समझ गए? ये हमें जो है मेथोडोलॉजी में भी करना है। एनालिसिस आ गया। फिर सिंथेसिस का क्या मतलब आया? सिंथेसाइज करना, चीजों को हमें जोड़ना, ठीक है, सिंथेसाइज करना, सभी चीजों को हमें जो है बताना। देन इवैल्यूएशन आ गया कि जस्टिफिकेशन, जजमेंट। इवैल्यूएशन क्या? आंकलन लगाना, जस्टिफाई करना। कि मैंने आपको पहले भी कहा था, जस्टिफाई योर स्टेटमेंट। जस्टिफाई क्या? जस्टिफाई दैट लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड इज द बेस्ट मेथड। आपकी जस्टिफिकेशन होनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि जनरली हम जिन्हें जो है क्लास में नहीं पढ़ते, लेकिन हमारे पास क्या होनी चाहिए? उसकी जस्टिफिकेशन होनी चाहिए। जस्टिफिकेशन का क्या है कि हमें क्रिटिकली उसको बताना है कि कैसे ये, हाउ दिस फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट, राइट। नाउ अब इस बात हम करेंगे कि इसके कंपोनेंट्स, ये सारी बातें आ गई कि हमें जो है कैसे, कौन से क्वेश्चनिंग होने चाहिए, कितने लेवल के क्वेश्चनिंग होती है, और हमें पता है कि जब थोड़े से एफर्ट में हम कोई चीज कर लेते हैं तो उसका रिजल्ट भी क्या होना चाहिए? उसका रिजल्ट भी क्या होता है? थोड़ा ही होता है। थोड़ा परिश्रम करेंगे, थोड़ा रिजल्ट आएगा। थोड़ा ज्यादा परिश्रम करेंगे, ज्यादा रिजल्ट आएगा। उससे और ज्यादा करेंगे तो और ज्यादा रिजल्ट आएगा। ये मेन इसकी चीज है। सो इवैल्यूएशन जो है वो बच्चे की उसी के आधार पर होनी चाहिए। अब है द कंपोनेंट्स ऑफ द स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग। कंपोनेंट्स of the skill of questioning। घटक जिसको हम कहते हैं कंपोनेंट्स ऑफ द स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग। तो इसमें जो है मैं आपको बड़ी जल्दी जो है आई विल गो थ्रू द कंपोनेंट्स। वी हैव जनरली 3 कंपोनेंट्स। 3 तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या कहते हैं? आकार। क्वेश्चनिंग कैसे होनी चाहिए? आकार कैसा होना चाहिए? आकार होना चाहिए। इसमें हमें कौन सी चीजें जो सब पॉइंट्स इसमें आते हैं, कौन से हैं? ग्रामेटिकल करेक्ट होना चाहिए आकार। व्हेन ए टीचर फ्रेम्स द क्वेश्चन, इट्स स्ट्रक्चर शुड बी वेरी ग्रामेटिकल करेक्ट, राइट। सेकेंडली, whenever he asks the question must be relevant to the topic। रेलेवेंसी होनी चाहिए, उससे मिलता जुलता होना चाहिए। whenever
the teacher asks the question, it should be very specific, means specific questions should be asked in the class. Then conciseness, a question should not be too big. Big मतलब बहुत बड़ा क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछना है, छोटा सा क्वेश्चन, राइट. देन क्लैरिटी, कि whenever ये बनाया जाए ये क्या नहीं होना चाहिए, डबल बैरल नहीं होना चाहिए, यस नो वाला नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. अगर फंक्शंस पूछने हैं तो फंक्शंस ही पूछने हैं, राइट. देन प्रोसेस, प्रोसेस का मतलब क्या हुआ, प्रक्रिया, कि जब हमने क्वेश्चनिंग क्लास में करनी है तो वो क्वेश्चनिंग कैसी हो कि स्पीड का ध्यान रखना है, ज्यादा गति में क्वेश्चन नहीं करना है ताकि बच्चे उसको समझ ना पाए, स्पीड. दूसरा वॉइस, कहता है वॉइस जो है इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेंथ ऑफ द स्टूडेंट. ये नहीं है कि बच्चे आपके पास 3-4 बैठे हैं और आप इतनी ऊंची वॉइस में बोल रहे हैं, इट लुक्स वेरी ऑकवर्ड. तो ऐसी चीजों का एक टीचर जो प्यूपिल टीचर है उसको खास ध्यान देना है. देन पास का मतलब क्या है कि एक साथ नहीं सांस भी ले लेनी है while asking question to the student. तो उसके बीच में अभी students, what do you mean by solar system? In spite of asking what do you mean by solar system, बीच में आपने सांस क्यों नहीं ली? It means आप जो है you don't know about the punctuation, a teacher don't know about the grammar. ठीक है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन पूछना है which is understandable to the students. पास के साथ स्टाइल ऑफ आर्टिकुलेशन, स्टाइल ऑफ आर्टिकुलेशन का मतलब क्या हुआ कि अपने ढंग से पूछना है, ये नहीं है क्वेश्चन तो फ्रेमिंग रहते ही है. वेल स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल रिएक्शन? ठीक है ना, क्वेश्चन वही है, पूछने का ढंग जो है ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से पूछते हैं. देन लास्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट में हम ये देखते हैं कि द टोटल करेक्ट रिस्पॉन्सेज ऑफ द स्टूडेंट्स पीपल्स, के कितने क्वेश्चन जो हैं वो उनका सही जवाब है. इसके बाद whenever we will meet again, we will work on this very what इसका जो लेसन प्लान है, हाउ टू फ्रेम द लेसन प्लान, कैसे हम इसको कंपोनेंट्स में करते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडेज टॉपिक. थैंक यू वेरी मच.